जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम श्रीवास्तव एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ हम लोग अच्छे होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों की तैयारी दिन रात एक कर रहे होंगे। देखो, जो आप लोगों का सोशल साइंस में चैप्टर है, सिविक्स में चैप्टर नंबर 5 आप लोगों का जन संघर्ष और आंदोलन। इस चैप्टर अगर मैं परीक्षा की दृष्टि से कहूँ तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। लगभग 7 से 8 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से एक आएंगे। देखो, 1 से 2 आप लोगों के शॉर्ट पूछे जाएंगे, एक वैकल्पिक पूछा जा सकता है, एक ऑब्जेक्ट और सब्जेक्टिव में एक, और 5 नंबर या 3 नंबर में एक क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, तो सभी क्वेश्चनों के साथ साथ आप लोगों को लेकर चलूंगा। लेकिन वीडियो से आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा कि आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कि बोलविया के जल युद्ध का क्या कारण था। तो बोलविया में पानी का निजीकरण के खिलाफ आंदोलन हुआ था, उसके कारण उसमें वहाँ पर युद्ध हुआ था सन 2006 में कि अप्रैल महीने में नेपाल के एक विलक्षण जन आंदोलन हुआ। इस आंदोलन को क्या क्या उद्देश्य था, तो लोकतंत्र कायम करना। कोई भी अगर आंदोलन होता है, जन आंदोलन होता है, तो उसका एक ही उद्देश्य होता है, क्योंकि लोगों का मत होता है और लोकतंत्र इसीलिए वहाँ पे कायम किया जाता है। नेपाल कब लोकतांत्रिक स्थापित हुआ, अगर नेपाल की बात करूँ तो नेपाल में 1990 में लोकतंत्र स्थापित हुआ और उसके पहले वहाँ पर राजतंत्र था। ठीक है, राजा नरेंद्र सिंह अभी आए भी थे 1900, आप लोग समझते हैं, जब भारत आए थे उसके पहले वहाँ पर जो था वहाँ पर लोकतंत्र नहीं था, राजतंत्र था। उन समूहों को क्या कहते हैं जो सरकार नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं, तो वो दबाव समूह कहलाते हैं। ठीक है, उन संगठनों को क्या कहते हैं जो अपने हितों को बढ़ावा देने के लिए बने होते हैं, हित समूह कहते हैं। जनसंघर्ष प्रजातंत्र के कामकाज का अभिन्न अंग है। किसी एक जनसंघर्ष का उदाहरण दीजिए, तो बोलविया के जल निजीकरण के विरुद्ध जनसंघर्ष आप लिख सकते हैं। जन आंदोलन की एक विशेषता बताइए, तो जन आंदोलन की विशेषता है कि इसका एक कमजोर संगठन होता है, क्योंकि जन आंदोलन इसका एक कमजोर जो होता है संगठन होता है। ठीक है, जनहितकारी समूहों का उदाहरण दीजिए, पिछड़ा तथा अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी संगठन बामसेफ आप पढ़ सकते हैं। बामसेफ के बारे में अध्ययन करेंगे तो काफ़ी चीज़ें मिलेंगी। उसमें कई ऐसे कर्मचारी थे जिन्होंने काफ़ी योगदान भी दिया। फेडकोर क्या है, तो फेडकोर आप लोगों को पता है, इस संगठन में इंजीनियर और पर्यावरणवादी समेत स्थानीय कामकाजी लोग शामिल थे। ठीक है, फेडकरी अभी भी दूसरा नाम कर दिया गया, चलता है, एक संगठन चलता है इंजीनियर्स का। नेपाल का लोकतांत्रिक आंदोलन एवं बोलविया जल युद्ध के बीच क्या समानता थी, तो जनता की लामबंदी भी थी, इसी में थी। ठीक है, लामबंदी आप बोल सकते हैं। अब 3 से 5 नंबर वाले लघु दीर्घ प्रश्नों के उत्तर की अगर मैं बात करूं तो दबाव समूह और राजनीतिक दल में क्या अंतर है। और दबाव समूह जो है ये सरकार में प्रत्यक्ष भागीदार नहीं होते हैं, इनका संगठन ढीला ढाला होता है, इनका प्रभाव सीमित होता है, इनका लक्ष्य छोटी अवधि वाला होता है। ये दबाव समूह है। ठीक है, दबाव समूह छोटे समय के लिए होते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं राजनीतिक दल की, तो ये सरकार में प्रत्यक्ष भागीदार होते हैं, ये पूरी तरह से संगठित होते हैं और इनका विस्तार क्षेत्र राष्ट्रीय स्तर पर होता है। इनका लक्ष्य लंबी अवधि वाला होता है। भाई एक सरकार चलती है, कांग्रेस को आप ले लीजिए, कांग्रेस कब से चली आ रही, कांग्रेस का गठन हुआ, राष्ट्रीय कांग्रेस बनी, फिर कांग्रेस बनी, फिर भारतीय कांग्रेस बनी, अभी कांग्रेस चल भी रही है और ये चलती रहेगी, क्योंकि ये चेन वाइज में चलती है। जितनी भी सरकारी चेन में चलती है वो चलती रहती है, उनके अध्यक्ष बदलते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि दबाव समूह क्या है और उदाहरण देकर बताइए। दबाव समूह लोगों का ऐसा समूह है जो सरकार की नीतियों को प्रभावित करके अपने उद्देश्यों की पूर्ति करता है। उदाहरण के अगर रूप में बात करूं, किसान संघ, अखिल भारतीय यूनियन, अध्यापक संघ, अखिल भारतीय परिषद, छात्र संगठन, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, व्यापारी संघ, अखिल भारतीय व्यापार मंडल। ठीक है, हित समूह के 3 कार्यों का वर्णन कीजिए। तो हित समूह के कार्य अगर मैं बताऊं तो जनमत का निर्माण होता है, हड़तालों और प्रदर्शनों की व्यवस्था करना, निर्वाचन और समय राजनीतिक दलों का समर्थन। देखो, हड़ताल और प्रदर्शन करना लोकतांत्रिक है, क्योंकि लोग को आपका संविधान भी कहता है आप किसी भी चीज़ के लिए हाँ एक शांति के साथ एक हड़ताल कर सकते हैं, तोड़फोड़ नहीं करनी है, क्योंकि तोड़फोड़ करते हैं तो पुलिस अपने एक्शन में आ जाती है। अगर आप जब तक शांति से करते हैं आपका सपोर्ट किया जाता है। नेपाल और बोलविया में जन संघर्षों की 2-2 समानताओं और 2-2 असमानताओं को बताइए। उत्तर के लिए अगर मैं बताऊं, समानताएं, ये दोनों लोकतांत्रिक आंदोलन थे, ये दोनों संघर्ष में सफल रहे, ये दोनों पूरे विश्व के लोकतंत्रवादियों के प्रेरणा के स्रोत हैं, ये दोनों राजनीतिक संघर्ष के उदाहरण हैं। कौन कौन, नेपाल और बोलविया। ठीक है, जनसंघर्ष जो हुआ था बहुत भाई तगड़ा जो हुआ था, तो आप लोग समझ सकते हैं। अगर असमानताएं बताएं तो नेपाल में संघर्ष देश की राजनीति के आधार पर संबंधित था और बोलिया का संघर्ष किसी विशेष नीति से संबंधित था, जल थे। ठीक है, वहाँ पे जल जो हुआ था जल के लिए हुआ था, लेकिन जब नेपाल में हुआ था तो पूरे देश के हित के लिए हुआ था, इसलिए इसमें अंतर भी है। चुनाव घोषणा पत्र क्या होता है, इसका महत्व बताइए। तो इसमें राजनीतिक दलों द्वारा अपने कार्यक्रमों, नीतियों और उद्देश्यों का विवरण स्पष्ट रूप से लिखा जाता है। महत्व अगर मैं बताऊं उसका तो आप लोग जानते हैं, इसके द्वारा किसी दल की आंतरिक या बाहरी नीतियों का पता चलता है। चुनाव पश्चात किए जाने वाले कार्यों की जानकारी मिलती है।
इसमें वर्णित कार्य कराने के लिए जनता सरकार पर दबाव डालती है। दबाव समूह राजनीति पर किसी प्रकार प्रभाव डालते हैं, किस प्रकार प्रभाव डालते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, तो समझ लीजिए। अगर मैं उत्तर की बात करूं तो दबाव समूह में शामिल लोग प्रत्यक्ष रूप से चुनाव में भाग नहीं लेते, परंतु चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। ये प्रत्यक्ष रूप से उम्मीदवारों की मदद करते हैं। ये सरकार पर दबाव डालने के लिए धरना, प्रदर्शन, हड़ताल, सभा का आयोजन करते हैं। ये अपने कार्यों के लिए जनता का समर्थन और सहानुभूति हासिल करने की कोशिश करते हैं। जन जन अभियान चलाना, जनसभा का आयोजन करना, ये सब इसमें प्रमुख चीजें हैं। दबाव समूह और आंदोलन अपने संगठन में बड़े नेताओं को जोड़ने का प्रयास करते हैं जिससे कि उनका प्रभाव बढ़ जाए, लेकिन नेता जुड़ते नहीं, क्योंकि नेता विपक्ष और पक्ष में होता है। विपक्ष वाले तो जुड़ जाते हैं, पक्ष वाले नहीं जुड़ते हैं। अब निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे कुछ परिभाषाएं भी लिखी, एक एक नंबर में भी पूछी जा सकती है और सभी को मिलाकर एक 5 नंबर में भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। दोनों हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे फेडकोर, तो आपका फेडकोर क्या है? फेडकोर जो है आपका, फेडकोर बोलिया के समस्त हित समूहों का एक संयुक्त परिसंघ है। निर्वाचन की अगर मैं बात करूं, मतदाता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करता है। सार्वभौमिक वयस्क मतदार 18 वर्ष है या अधिक से आयु के सभी नागरिकों को सरकार के निर्वाचन में मत देने का अधिकार है। चुनाव की अगर मैं बात करूं, चुनाव के वक्त गलत तरीकों का प्रयोग करके मतदान को प्रभावित करने पर किसी भी सदस्य द्वारा न्यायालय में चुनाव याचिका प्रस्तुत की जाती है जिसका न्यायाधीश न्यायालय परीक्षण करता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।